प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में बात करते हैं जो कि 2023 और 24 में हुआ था। तो सबसे पहला हमारा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28। इसके अंतर्गत ये आयोजन हुआ था 30 नवंबर और 13 दिसंबर 2023 को। 30 नवंबर से 13 दिसंबर था, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। COP 28 के अध्यक्ष में सुल्तान अहमद अल जाबेर और COP 27/29 मिस्र 2022 और अजरबैजान 2024। फिर कह रहा है कि पांचवा विश्व काफी सम्मेलन 2023 आयोजन 25-28 सितंबर 2023 में हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में। शुभांकर काफी स्वामी थे। इसकी थीम थी कि सस्टेनेबिलिटी थ्रू द सर्कुलर इकोनॉमी एंड डैश डैश डैश। 18वां G20 सम्मेलन 2023 में आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा थे इसके अमिताभ कांत जी। पहली G20 शेरपा बैठक थी उदयपुर राजस्थान में। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन। इसके अलावा 17/19वां सम्मेलन 17वां और 19वां सम्मेलन इंडोनेशिया 2022 ब्राजील में 2024वां है और इंडोनेशिया में 2022 था। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन 5 से 7 सितंबर जकार्ता इंडोनेशिया। थीम था एशियन मैटर्स इपिक्ट्रम ऑफ ग्रोथ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 था। आयोजन 23-24 अगस्त 23 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। इस थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप ऑफ द म्यूचुअली एक्सेलरेशन ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। इसके अलावा हम बात करते हैं 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। कह रहा है कि आयोजन हुआ था 11 से 12 जुलाई विनियस लिथुआनिया में। और 32वां शिखर सम्मेलन है 2022 में मैड्रिड स्पेन 2022। 34वां सम्मेलन 2024 में वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 है। आयोजन नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023 में और थीम था रिस्पॉन्स ऑफ द कंटेम्परेरी चैलेंज फिलॉसफी। आगे बात करते हैं 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 जो कि आयोजन जुलाई 2023 में हुआ था नई दिल्ली भारत में। थीम था टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। 22वां सम्मेलन था समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी 2023 की। आयोजन 21 से 30 मई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम है WHO एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 75वां सम्मेलन था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का देखते हैं। आयोजन 12-13 मई 2023 ढाका बांग्लादेश में। अध्यक्षता था शेख हसीना PM जो कि बांग्लादेश की हैं। विश्व में कह रहा है कि विषय क्या था इस पे, शांति समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का था। आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका 22 से 24 मार्च 2023 में। थीम था आवर वेस्ट साइड मोमेंट यूनाइटेड द वर्ल्ड ऑफ फॉर वाटर। 12वां हिंदी सम्मेलन था जो कि आयोजन था नाडी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को। भारत का प्रतिनिधित्व थे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी और सम्मेलन का विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसके अलावा है हमारा 22वां विश्व सतत विकास शिखर आयोजन था नई दिल्ली 22 से 24 फरवरी 2023 में। सम्मेलन का विषय था सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को मुख्य धारा में लाना। पहली G20 ECSWG बैठक थी जो 2023 में। आयोजन है बेंगलुरु भारत 9 से 11 फरवरी 2023। विषय है सस्टेनेबल एंड द क्लाइमेट रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक थी 2023 की। आयोजन था 16 से 20 जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड और विषय था कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड।
इसके अलावा हम बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। जैसे पहला है 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, जो कि आयोजन किया गया था नई दिल्ली में 24 नवंबर 2023 को। इसके अलावा सम्मेलन का उद्घाटन था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया था इसको, और सम्मेलन का विषय क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ में विकास, डेवलपमेंट। B20 बिजनेस 20 समिति इंडिया 2023 आयोजन नई दिल्ली में 25 से 27 अगस्त 2023 को। सम्मेलन का विषय था कि रेज यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड इनोवेशन, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 था, आयोजन था इंदौर मध्य प्रदेश 24 से 25 अगस्त 2023। थीम था डेवलपमेंट इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन में क्या था? आयोजन गांधीनगर गुजरात 1 से 2 अगस्त 2023 को था। सम्मेलन का विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास एवं अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश 1 से 5 मार्च 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। सम्मेलन का विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 में आयोजन नई दिल्ली 2 मार्च 2023। सम्मेलन का उद्घाटन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य अतिथि उद्घाटन जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री इटली। 8वां रायसीना डायलॉग जो है 2023 में कह रहा है कि इसका आयोजन जो था नई दिल्ली 2 मार्च 2023 को किया गया था। रायसीना डायलॉग 2023 को आयोजन नई दिल्ली 2 मार्च 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मुख्य अतिथि थे इसके जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री इटली की। सम्मेलन का विषय था कि प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मेलोनी और मोदी जी कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए थे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। कह रहे 4था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 आयोजन नई दिल्ली 2 मार्च 2023। थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे देश के लिए भारत। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन है जयपुर में 21 से 23 फरवरी 2023 को था। थीम था रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। अब देखते हैं हम, कह रहे हैं कि 14वां एरो इंडिया 2023 जो कि आयोजन था बेंगलोर 13 से 17 फरवरी 2023 को। विषय था द रनवे टू एन बिलियन अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 आयोजन था बेंगलुरु 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू द इनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 आयोजन लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था कि न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। 108वां विषय विज्ञान कांग्रेस आयोजन था इसका नागपुर महाराष्ट्र 3 जनवरी 2023 को। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 30वां राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस जो थे आयोजन अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को। थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए परिस्थिति तंत्र को समझना। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में आयोजन था इंदौर मध्य प्रदेश 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुआना के, और विशेष अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी। और विषय का सम्मेलन था डायस्पोरा अमृतकाल के में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। अब हम देखते हैं 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के बारे में, जिसका आयोजन किया गया था हुबली कर्नाटक 12 जनवरी 2023 को। थीम था विकसित युवा विकसित भारत। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजन था नई दिल्ली 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था कि ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। जल संरक्षण का प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन था नई दिल्ली 5 जनवरी 2023 को, और सम्मेलन का विषय था कि वाटर विजन रेट 2047। वर्ष 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में आइए एक नज़र देखते हैं। जैसे पहला हमारा है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत, अच्छा इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा सा कट भी गया है कहीं कहीं पे, तो मैं ऐसे बोल दूंगा, आप जनरली इसको नोटिस करिएगा। ऑपरेशन अमृत कह रहा है कि केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग में काम करने के लिए उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन अजय जो है भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 जो है इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षा द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए।
ऑपरेशन त्रिनेत्र, सुरक्षा बलों यानी कि सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा, भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध को और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य के तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एफबीआई के विरुद्ध में हिंसा फैलाने के एवं टेंडर फंडिंग के लिए छापेमारी। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान लगाया गया है। ऑपरेशन गरुड़ जो है, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र, सीबीआई के चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षा द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को लियक उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रेकिंग के लिए अभियान। ऑपरेशन आर्ट, रेलवे सुरक्षा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांग की खेती और आपूर्ति की समाप्ति करने हेतु। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेशी मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेलेस और कोमोरोस की खाद्य पूर्ति हेतु। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों में शामिल करने हेतु। ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता पर आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक पर कोड। ऑपरेशन प्रवाह, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट जो है, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों की अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री हेतु रोक तथा इसके अलावा था ऑपरेशन समुद्री मैत्री, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट्स के बारे में हम देखते हैं। पहला रिपोर्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, 8वां संस्करण है। जारीकर्ता इसके हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है। तीसरा स्वच्छ शहर है नवी मुंबई, पटना का स्थान 77वां है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है छावड़ी, वाराणसी, महू छावड़ी का। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम की आबादी है, महाराष्ट्र की है, सासवड़ की।
और राज्यों में सबसे स्वच्छ है महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश तीसरे पे, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़, बिहार का स्थान 15वां है। हमारे यूपी का पता नहीं कौन सा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में जारी करता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। फ्रंट रनर श्रेणी जो है ग्रेटर देन है 60 से अधिक। फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला है। और अचीवर श्रेणी 50 से 60 के रेशियो में, जो कि असम, हरियाणा, महाराष्ट्र है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 यानी कि जारी करता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर है। बड़े छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा, स्कोर 0.06948। सिक्किम, बिहार का स्थान हुआ 15वां, स्कोर है 0.461। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 से जारी करता नीति आयोग, अप्रैल 2022। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान जो है गुजरात, गोवा, बिहार का स्थान है बड़े राज्यों में 15वां है। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से जारी करता FSSAI 7 जून 2023 को जारी किया था। बड़े राज्यों में प्रथम केरल है, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। छोटे राज्यों में प्रथम जो है गोवा है, और दूसरा मणिपुर है, और तीसरा हमारा सिक्किम है। इसके अलावा हम NFSC रैंकिंग सूचकांक 2022 देखते हैं, जिसमें चौथा संस्करण था। जारी करता केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय है। NFSC राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य थे, जो कि उड़ीसा जिसका स्कोर था 0.836, उत्तर प्रदेश है स्कोर 0.797, आंध्र प्रदेश है स्कोर है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है गोवा है, 0.631 है। बिहार का स्थान 7वां है, स्कोर में इसका 0.783 है। इसके अलावा हम देखते हैं स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में 2020-21 में जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान बड़े छोटे राज्यों को मिला के केरल और त्रिपुरा है। बिहार का स्थान 19वां है, उत्तर प्रदेश का 18वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2021 में जारी करता वाणिज्य मंत्रालय। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब। बिहार का स्थान 19वां, स्कोर 2.77। और सुशासन सूचकांक 2021 में जारी करता गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान है 6वां। और तीसरा भारतीय नौसंचार सूचकांक जो है 2021 में नीति आयोग के द्वारा। राज्यों में प्रथम स्थान है कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम मणिपुर है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़, अंतिम लद्दाख है। बिहार का स्थान 15वां है, स्कोर 11.58 है। फिर कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य जो है SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल, स्कोर 75, दूसरा हिमाचल एवं तमिलनाडु है। बिहार का स्थान 28वां, सबसे अंतिम स्कोर है 52वां। टूरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 है, जारी करता नीति आयोग है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार 33.76% लोग गरीब हैं, और सबसे कम गरीब राज्य है केरल। 2015-16 में 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड निर्यात तैयारी सूचकांक जो है 2022 है, और जारी करता नीति आयोग। प्रथम में तमिलनाडु है, जिसका अंक है 80.89, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक में, बिहार का स्थान 22वां है। ये निर्यात वाले सूचकांक है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, जारी करता टाटा ट्रस्ट। इसको टाटा ट्रस्ट ने किया था, 2022 में का आंकड़ा है। प्रथम स्थान कर्नाटक है, और बिहार का स्थान 16वां है, स्कोर 4.32 है। अब बात करते हैं हम अगले पेज पे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021 से 24 के बीच में। कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसके जारी करता संस्थान है हेनले एंड पार्टनर्स। और इसके कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, मैं बता देता हूँ इसमें। कह रहा है कि जो इसके जो मुख्य शीर्ष थे, मतलब जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस रिपोर्ट में, जापान और सिंगापुर हैं, तथा इसके भारत का 80वां स्थान, 80 नंबर पे है भारत। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को, जिसको जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने किया था, और इसमें भारत जो है 7वां स्थान पे है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा भारत में इसका 49वां स्थान है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में इसमें अपने इंडिया का है, जो तीसरा स्थान है, 3 का। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 को,
इसमें 64वां स्थान है। वैश्विक पेंशन सूचकांक जिसको मर्सर CSF इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंट किया था, 45वां स्थान था भारत का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में वल्थुंगरी हिल्फे जो कि जर्मन की संस्था है, इसमें भारत का सबसे ज़्यादा स्थान है। बड़े दुख की बात है, भूखमरी में हम 111वें नंबर पे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में बौद्धिक संपदा संगठन जो है 40वां स्थान था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच 67वां था। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमी एंड पीस 126वां था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाड 7वां स्थान था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो था विश्व आर्थिक मंच 127वां था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 प्रथम विकास संस्थान IMD 40 है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है 112 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर UA है 42वां। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 चांडलर इंस्टीट्यूट जो है ये सिंगापुर में है, नहीं सिंगापुर में नहीं, मतलब सिंगापुर इसका पहला स्थान था और इंडिया हमारा 57वां है इसमें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्ट विदाउट बार्ड्स फ्रांस, जो इसको मतलब फ्रांस से ये रिपोर्ट पेश की गई थी। नॉर्वे इसका पहला स्थान था और इंडिया हमारा 161वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 विश्व बैंक के बारे में, जिसका सिंगापुर पहला स्थान है, 138वां भारत का है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 है मानवाधिकार समूह वाक फ्री, उत्तर कोरिया के इसमें पहले स्थान है, इंडिया का इसमें स्थान नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का है 2023 में द हेरिटेज फाउंडेशन, इसमें हमारा भारत जो है 131वें नंबर पे है और पहले नंबर पे सिंगापुर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 का है हुरून ने पेश किया था, इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में और इंडिया तीसरे नंबर पे है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 है सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है, इसमें फिनलैंड पहले पे है, इंडिया 126वें रैंक पे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट स्विस फर्म AIQAR जो है 8वां रैंक पे है इंडिया, और चाड एक देश है जिसमें पहले नंबर पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान रिपोर्ट किया था और इसमें सबसे टॉप पे है आतंकवादी अफगानिस्तान और भारत का स्थान है 13वां। अच्छा, शांति संस्थापक है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 है UA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अमेरिका का पहला स्थान है और 42वां स्थान है इनका इंडिया का। ग्लोबल लेबर, एक मिनट मैं थोड़ा सा पेज एडजस्ट कर दूं ताकि समझ पढ़ाने में आसानी हो। ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023 जो था ये CEMS कारपोरेटर पार्टनर व्हाइट शील्ड ने रिप्रेजेंट किया था डेनमार्क में। डेनमार्क इसका पहला देश है और 65वां इंडिया हमारा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा किया गया था रिप्रेजेंट, अमेरिका इसमें पहला स्थान है और चौथा स्थान हमारा प्यारा इंडिया है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 लूबी इंस्टीट्यूट है सिडनी के, जो कि अमेरिका में पहला स्थान है, चौथा स्थान इंडिया का है एशिया पावर इंडेक्स में। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन इसको रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किया था, फिनलैंड इसमें पहले पोजीशन पे है, इंडिया इसमें 68वां पोजीशन पे है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मतलब इसमें टोटल 187 देश थे उड्डयन वाले में, और सिंगापुर इसमें पहला स्थान था और इस इंडिया को 48वां स्थान दिया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पोर्टो लॉन्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC 131 है और इसमें 61वां स्थान है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा, इसमें चौथा स्थान है और शीर्ष देश वियतनाम है। ग्लोबल लीवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वियना ऑस्ट्रिया के दिल्ली के 112वें अंक पे है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच डेनमार्क 180 है इंडिया रैंक में। इसके अलावा है कह रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने रिप्रेजेंट किया था, इसमें पहले पोजीशन पे हमारा है स्विट्जरलैंड और
भारत तो 132वां रैंक करता है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 है, नाइट फ्रैंक अमेरिका पहले स्थान पे है, इसमें 3 पे इंडिया। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, 46वां स्थान है इंडिया का। अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो है कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया था। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी मध्यावधि स्थिति, आशावादी और तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में महत्वपूर्ण तथ्य थे। अर्थव्यवस्था की विकास दर की मार्च 2023 को समाप्त करने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद थी। पिछले वित्त वर्ष में विकास की दर जो है 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5 रहने की अनुमान जाहिर किया गया है। वित्त 2023-24 में के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8 रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए जीडीपी विकास दर का वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। भारत पीपीपी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निव्वल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपए में तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, जबकि पिछले वर्ष वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर से 6.8% रहने की अनुमान लगाया है। इस वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत किताबों पर 3.5% रहा, जो पिछले वर्ष में 3% से अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश का रिकॉर्ड 5 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, जबकि इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष में 10.3 से काफी कम रहा है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 8.4 से अधिक था। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत के विदेश व्यापार के प्रमुख भागीदारी देश, जिसमें भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन, और सबसे अधिक आयात करता है चीन, यूएई, अमेरिका से। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार में वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया, जो पहले 46.0 था। इसके अलावा अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ था। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारतीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1 और वित्त वर्ष 2022 आरई में 2.2% तक रहा है, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% तक था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रूप 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में रुपए 21.3 लाख करोड़ हो गया है। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और भारत में वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य है। नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया गया है।
भारत में वर्ष 2030 से पहले जीवाश्म ईंधन में 40% स्थापित विद्युत क्षमता को अपने लक्ष्य का हासिल करना। और भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। भारतीय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21 में कृषि के निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गए हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है NFSC के तहत लगभग 81.4% करोड़ लाभार्थी को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA 3.7% बढ़ाकर जो पिछले दशक की 2.78% की औसत वृद्धि हो गई है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना है। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तु का परिवहन किया है। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ भी उठाया है। केंद्रीय आम बजट के बारे में हम देखते हैं जो कि 23-24 में दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2022-23-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था जो पिछले बजट से 7.5 अधिक था। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि: समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। बजट अनुमान जो था 23-24, कुल व्यय 23-24 में क्या था 45.3 लाख करोड़ का। पूंजीगत व्यय जो है 10.1 लाख करोड़ का। राजस्व व्यय है 35.02 लाख करोड़ का। प्रभावी पूंजीगत व्यय है 13.71 लाख करोड़ का। कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ का। राजस्व प्राप्तियां 26.32 लाख करोड़ का। पूंजी प्राप्तियां 18.70 लाख करोड़। राजस्व घाटा 9.90 लाख करोड़ और राजस्व घाटा 8.69 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ और राजकोषीय घाटा 17.86 लाख करोड़। प्राथमिक घाटा 7.06 लाख करोड़। GDP 2.3% थी। इसके अलावा हम बात करते हैं विशिष्ट मंत्रालय के लिए आवंटन। विशिष्ट मंत्रालय में आवंटन क्या था? रक्षा मंत्रालय में 5.94 यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन राजमार्ग 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले खाद्य 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए और इसके अलावा शिक्षा मंत्री 1.13 लाख करोड़ रुपए। रसायन और उर्वरक 1.78 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.6 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान कल्याण 1.25 करोड़। संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा समीक्षा करते हैं हम लोग बजट के बारे में जो विशिष्ट मंत्रालय के द्वारा आवंटन है। मुझे लगता है कि इंडिया की अब दुर्दशा खराब होने वाली है वाकई में, क्योंकि यहाँ देखते हैं आप ना शिक्षा मंत्रालय पे कितना कम खर्चा हुआ है 1.13 लाख करोड़ रुपए। फिर रसायन उर्वरक पे भी सेम वही कंडीशन है। तो हम किसान के लिए भी किसान मंत्रालय में आप देखेंगे 1.2 लाख करोड़ रुपए। तो कहाँ से डेवलप हो सकता है? आप एजुकेशन को अगर बेहतर नहीं करेंगे, एजुकेशन और डिफेंस को और किसान को, तो देश बहुत डेवलप नहीं होगा। और देश के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन गवर्नमेंट कभी इस पे ध्यान नहीं देती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं बताऊं आपको 2-4 बातें कि आपने देखा होगा किताबें, प्राइवेट स्कूल वाले किताबें अंधाधुंध बेचते हैं, जिसका जो मर्जी का है। छोटी छोटी पतली पतली किताबें रखते हैं इन्होंने 400-500 रुपए के लिए।
एजुकेशन इतना महंगा कर रखा है कि आपसे क्या बताएं। यहाँ एजुकेशन का तो ये हाल है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस जगह पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक स्कूल है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक किसान थे, धोती कुर्ता पहन के गए थे अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ ले। नाती था, बेटा नहीं था उनका, नाती था। तो वो गए उस स्कूल में, तो रिसेप्शनिस्ट वो मना कर दिया। वो कहा नहीं, आपके लिए स्कूल ही नहीं बना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम पैसा दे देंगे, पूरा दे देंगे महीने 6 महीने का। तो स्कूल वालों ने मना कर दिया कि आप नहीं पढ़ा सकते। जबकि ये बहुत ही दुखद भरी बात है कि आप स्कूल चला रहे हैं, इतने बड़े स्कूल के मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, किसी में कोई इमोशन नहीं। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए एजुकेशन इस समय ये माहौल है कि गरीब आदमी पढ़ भी ना पाए। और वो जिस बच्चे का एडमिशन कराने गए थे वो क्लास 7th 8th का बच्चा था। ये तो हाल है छोटे स्कूलों का, बेवजह भौकालबाजी बना रखा है। बहरहाल अब कर ही क्या सकते हैं हम उसमें। अब हम बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन, जो कि जल जीवन मिशन है 7,000 करोड़ का, प्रधानमंत्री आवास योजना है 69,590 करोड़, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल है 5,943 करोड़, पीएम किसान 6,000 करोड़, AMRUT एमरूट और स्मार्ट सिटीज मिशन है 16,000 करोड़ का, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है 38,953 करोड़ का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है 36,785 करोड़ का, मनरेगा 60,000 करोड़, सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 20,554 करोड़ का, स्वच्छ भारत मिशन है 12,192 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़ का, फेम स्कीम है 5,172 करोड़ का, उत्तर पूर्व विशेष अवधारणा विकास है 2,491 करोड़ का। इसके अलावा केंद्रीय बजट जो है 2023-24 में महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आइए उस पर बात करते हैं। जैसे हम पहला हमारा देखते हैं कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बन रहा है। 23-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ब्याज भुगतान जो है 10.8 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है और वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब को की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉपर्स फंड के लिए नियुक्त किए गए भुगतान टैक्स रहित आवासीय घर के लिए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए की गई है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% की गई है। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है और पूंजी निवेश परिव्यय की 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले भी गए हैं। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण, बड़ा रुपए ले लिया यार। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष के अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मासिक आय खाता योजना के तहत के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख
और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। रुपए 2200 करोड़ की परिव्यय का उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वृत्ति सहायता दिया जाएगा। DAYNRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तन किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त समवर्षिक मुक्त ऋण और MSME की संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्व में विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों को संविदागत विवादों से निपटाने के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। और राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट में आवंटन को पिछले वर्ष 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ किया गया है। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 1.62 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 5G एप्लीकेशन के लिए 100% प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए हम बात करते हैं। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। भारतीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 770 एकलव्य मॉडल आवासीय परियोजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों की सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारियों की पार्टी बनाई जाएगी, हमें लगा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे ने 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएंगी। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे होंगे। हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के द्वारा टियर 2 और टियर 3 के शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। भारत पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार के पहचान के रूप में किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने के लिए साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन यानी कि गैल्वनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अपर भद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेक AI इन इंडिया और मेकअप AI भारत के लिए कार्य किया जाएगा। दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्रशासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों में रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। आर्द्र भूमि में इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्ष में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता देने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय
शिक्षुता संवर्धन योजनाओं के तहत अंतरण शुरू किया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने के लिए भारत श्री योजना और 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में और इसका थोड़ा परिचय जानते हैं पूरी तरह से। नमामि गंगे योजना जो है शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जल योजना जो है शुभांकर 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, और उद्देश्य है सभी परिवारों के कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए, और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया जो है शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को, उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष योजना शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। हृदय योजना की जो शुभारंभ है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, और हेरिडे यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमिनेशन योजना, उद्देश्य था कि चयनित 12 शहरों को संस्कृति धरोहर के लिए फिर से जीवित करना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुभारंभ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शुभारंभ है 8 अप्रैल 2014 को। मुद्रा का मतलब क्या है, फुल फॉर्म की माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण यानी कि प्रकार शिशु, किशोर, तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान भी दिया गया। अब बात करते हैं हम उज्ज्वला योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को। उज्ज्वला का फुल फॉर्म है कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उद्देश्य क्या है, बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सके। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म है कि अटल मिशन एंड रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन है शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास घर सिंगापुर के सहयोग से। और प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य है कि किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ है 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास रखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ है 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गांवों को विद्युतीकरण मतलब लाइट पहुंचाना। अगला पॉइंट है सागरमाला परियोजना शुभारंभ है 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़कें रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना में जुड़े पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मई 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड ऑफ इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नई कंपनियां
स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। और उड़ान योजना है, शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े, मतलब पूरा नाम इसका है उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा करना। दीक्षा पोर्टल जो है, शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए सशक्त बनाने में सहायक है। इसके अलावा हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हम देखते हैं, एक तो प्रधानमंत्री का उजाला योजना था जिसमें बल्ब की बात की गई थी। 1 मई 2015 को हमने अभी भी बताया है कि उजाला योजना लागू किया गया था, जिसमें था कि हर घर में लाइट की फ्री दी गई, जिसको हम गलती से उज्ज्वला बोल दिए थे। और अब हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को शुभारंभ किया गया। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जो कि नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत है। शुभारंभ 23 मई 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC द्वारा और ये शुरू किया गया था। और उद्देश्य 60 वर्ष या इससे अधिक के वरिष्ठ आयुओं की गारंटी युक्त ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, शुभारंभ 30 नवंबर 2017 को। स्पर्श जो है स्कॉलरशिप फॉर द प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। और 6वीं 9वीं बच्चों के लिए डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु छात्र योजना, लगभग अधिकतम 40 छात्रों के लिए कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष का छात्रवृत्ति योजना। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य है। शुभारंभ है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम विकास सम्मान निधि योजना, शुरुआत है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, या यह सहायता 2-2 हजार रुपये को 3 साल के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, शुभारंभ है 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60% की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, शुभारंभ है 12 सितंबर 2019 को। झारखंड रांची में हुआ था। लाभ है 60% की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा यह लागू किया गया था 14 जून 2022 को। अच्छा, इसके अलावा हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आ गया। 21 जून 2022 को, शायद 2019 नहीं 14 को, शायद मुझे सन ठीक से याद नहीं है, कार्यक्रम हुआ था वहाँ नई दिल्ली पे योगा दिवस के रूप में 21 जून को मनाया गया था। तो उसमें मैं भी था। और आपसे मैं एक चीज़ और शेयर कर दूं कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे जिस टाइम मैंने उन्हें पहली बार देखा था 2014 में, फर्स्ट टाइम, वो भी इंडिया गेट पे। और वहाँ पे बाबा रामदेव आए थे और भी 1-2 प्लेयर आए थे, नहीं 1-2 वो आए थे, हीरो भी आए थे, लेकिन वो आके चले गए तुरंत क्योंकि इतनी भीड़ लग गई, सिक्योरिटी कोलैप्स हो रही थी तो अलाउ नहीं किया दिल्ली पुलिस ने। फिर इंडियन आर्मी भी ड्यूटी दे रही थी, SPG भी थे और भी इंटेलिजेंस भी थी, सबने मना किया था, जाने नहीं दिया। लेकिन बाकी मोदी जी को तो मैंने वहाँ देखा था पर्सनली, उनको हाथ मिलाया था 2014 में। अब हम आगे बात करते हैं अग्निपथ योजना में। योजना की घोषणा जो है 14 जून 2022 को की गई थी। योग्यता 10वीं 12वीं पास, आयु सीमा 17.5 से 21 या 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा। इसमें अग्निवीर कहा जाता है। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति होने पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। इसके अलावा है PM विश्वकर्मा योजना, शुभारंभ 17 सितंबर
2023 को नई दिल्ली में किया गया था। उद्देश्य था कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके अलावा 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।